Hello friends, I welcome you to today's session of Daily News Analysis, looking at the important news from Hindu as well as the Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम गो थ्रू करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़. सो पहली जो न्यूज़ है, इट्स एन अपडेट एंड आई हैव इंक्लूडेड दिस बिकॉज आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन जो हमने कल कवर किया था. तो यहाँ पे ECI ने कल से जो उसका SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज जो है इलेक्टोरल रोल्स का, उसको किक ऑफ कर दिया है स्टार्टिंग इन 9 स्टेट्स एंड 3 यूटीज टुगेदर. तो यहाँ पे कितने स्टेट्स और यूटीज में हो रहा है? तो टोटल है इसमें 9 स्टेट्स प्लस 3 यूटीज यानी 12 स्टेट्स और यूटीज में हो रहा है. तो ये हमने कल डिस्कस करा था इसके बारे में. तो उसी के बारे में अपडेट था. तो आई थॉट कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल हमें पता पड़ा था, विच इज कि जो ये पर्टिकुलर आपकी SIR एक्सरसाइज है उसको ग्राउंड पे कौन सा ऑफिसर इंप्लीमेंट कर रहा है. सो व्हाट आई वांट टू नो इज कि यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन. कौन करता है हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. तो दिस इज रिगार्डिंग SIR 2.0. ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर पे. तो 2-3 लीगल न्यूज भी आज आपकी जो है हिंदू में प्रॉम्प्टली कवर हुई है. तो वो 2-3 हिंदू की जो लीगल न्यूज है उनको भी कवर करेंगे और उसके अलावा जो बाकी की इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो इस साल भी इंपॉर्टेंट, अभी तक भी इंपॉर्टेंट चल रही हैं, उनको भी हम कवर करेंगे. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आया है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि जो पर्टिकुलर पॉक्सो एक्ट है उसको आज के टाइम में कुछ हद तक मिसयूज किया जा रहा है when it's come to consensual adolescent relationship. तो अगर दो adolescents को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो करंटली जो हमारा लॉ है वो वैसे तो कहीं पर भी adolescents को डिफाइन नहीं करता है, बट अगर मैं एग्जांपल लूं आपको चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट का, तो प्रोबेबली दिस चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जो है आपका, दिस वुड बी द ओनली एग्जांपल जहां पे हम एडोलसेंट टाइप की कैटेगरी डिफाइन करते हैं और वहां पे एडोलसेंट डिफाइंड है एज द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18. ओके, और कहीं पर भी लॉ में एडोलसेंट ऐसे डिफाइन नहीं है. तो ये इस लॉ के लिए तो नहीं थी डेफिनेशन, ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट की है. बट अगर मुझे कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई व्हाट एज ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी एडोलसेंट्स इन इंडिया एज पर लॉ, एडोलसेंट्स की डेफिनेशन वैसे कुछ भी होती हो बट लॉ के अंदर में हम एडोलसेंट किस एज ग्रुप को मानते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 16 से 18 ईयर्स ओल्ड का एज ग्रुप. ओके, तो यहां पे क्या बोला है कि अगर लेट्स से दो एडोलसेंट जो 16 से 18 एज ग्रुप के हैं वो कंसेंशुअली सेक्सुअल रिलेशंस में आते हैं, दोनों की उसमें कंसेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में यहां पे पॉक्सो को यूज नहीं करना चाहिए. व्हाई द कोर्ट इज सेइंग कि पॉक्सो को यूज नहीं करना चाहिए? बिकॉज पॉक्सो के अंदर में अगर कोई भी दोनों में से एक भी अगर कोई भी एक पर्सन जो उस सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है वो लेस देन 18 है, तो अदर पार्टी जो होगी इट वुड बी गिल्टी अंडर पॉक्सो. तो यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर लेट्स से दो 17 ईयर्स ओल्ड हैं और वो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशंस में आते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में पॉक्सो को स्ट्रिक्टली यहां पे इंप्लीमेंट किया जाता है एंड दोनों के दोनों पर्सन जो होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में पॉक्सो के अंदर गिल्टी हो जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो ये पॉक्सो एक्ट है इसका पर्पस है आपके चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने का. तो इसका जो पर्टिकुलर पर्पस है वो प्रोटेक्ट करने का है अगेंस्ट बेसिकली देयर एक्सप्लॉयटेशन. और यहां पे जब कंसेंशुअल रिलेशनशिप हो रही है तो यहां पे मे बी दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, इट इज बिकॉज ऑफ देयर सम पर्टिकुलर रिलेशनशिप जिस वजह से वो इस तरह का कोई पर्टिकुलर एक्ट कर रहे हैं. तो यहां पे पॉक्सो लगाने का कोई पर्टिकुलर रीजन उन्हें नहीं दिख रहा है और यहां पे अभी उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया है. बट यहां से क्लियर हो जाता है कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी स्पेसिफिकली पुलिस, उनको ये चीज हमेशा नोट करनी चाहिए कि अगर जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है वो कंसेंशुअल एडोलसेंट्स के बीच में है तो फिर पॉक्सो के प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जाए. ओके, तो ये तो है कंटेक्स्ट. तो कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है. अब देखिए ये फुल फॉर्म आप सोचेंगे सर ये भी कोई सवाल हुआ क्या, बट ये पिछले साल का आपका लीगल का सवाल है. तो लीगल में आपसे पॉक्सो का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था. ओके, तो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके कंसर्न करा है. तो एक बार का बिकॉज हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, हमेशा
इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके कंटेक्स्ट को समझना। तो कंटेक्स्ट क्या है भाई, पॉक्सो एक्ट जो है 2012 में आया गया था। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव पता होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्जेक्टिव ही हमें बताता है कि किसी लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो फॉर एग्जांपल इसका ऑब्जेक्टिव है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स। ओके, बिलो 18 ईयर्स। तो यहां पे ये नहीं कि अगर 18 ईयर्स कहीं पर भी कोई सेक्सुअल एक्ट कंडक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। यहां पे अगर वो पर्टिकुलर चीज उनको प्रोटेक्ट करती है, वहां एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट होता है, हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट होता है, तो हमें करनी है। तो देखिए एग्जैक्टली क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम 18 ईयर्स फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट। अगर कहीं पे सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है उनके साथ में तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैरेसमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड एज वेल एज उनको पोर्नोग्राफी से सेव करने के लिए कि कहीं उनको किसी पोर्नोग्राफिक मटेरियल के अंदर में तो इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया था, ना कि टू क्रिमिनलाइज कंसेंशुअल रिलेशनशिप। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बार का मैं आपको कुछ की प्रोविजन पॉक्सो के बता देता हूं जो पर्टिकुलर उसमें प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहला तो ये है कि इसके अंदर में एडोलसेंट्स लाइक आई सेड की डिफाइंड नहीं है, इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है और एज पर द डेफिनेशन चाइल्ड is a person, any person below 18 years of age. So if a person is below 18 years of age, irrespective of their gender, उनका जेंडर क्या है उससे मैटर नहीं करता है, वो मेन है, विमेन है या ट्रांसजेंडर है या कोई और भी अगर आगे जाके जेंडर की कैटेगरी होती है उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ दे आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज तो वो चाइल्ड की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। सेकेंड इज ये किस टाइप के सेक्सुअल ऑफेंसेस को यहाँ पे करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंटली ये पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड यूज फॉर चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, तीनों के लिए करता है। यानी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट है वो कमिट यहां पे किया जाए, अगर उससे रिलेटेड नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या हरेसमेंट या पोर्नोग्राफिक में भी यूज किया जाता है तो वो सब भी पॉक्सो के अंदर में पनिशेबल होगा। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का पर्टिकुलर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट आपकी इंक्रीज होती जाएगी, बट हर टाइप का एक्ट जहां पे सेक्सुअल हरेसमेंट या असॉल्ट हो सकता है या कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पोर्नोग्राफी के लिए यूज हो रहा है, वहां पे ये पर्टिकुलर लॉ आपका इंप्लीमेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मैंडेट्स चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर में कोई पर्टिकुलर चाइल्ड के अगेंस्ट में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ये एक ड्यूटी लगाई गई है ऑन ऑल द ऑफिशियल्स इन्वॉल्व कि भाई आप उसकी आइडेंटिटी को हमेशा सेफ रखोगे। तो आइडेंटिटी कैन नेवर बी डिस्क्लोज्ड ऑफ एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, ये स्पेसिफिकली इसके अंदर में गिवन है। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल भी जब कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल के टाइम पे हमेशा एक चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर हो, यानी कि कभी भी जो पर्टिकुलर चाइल्ड है जिसके साथ में ऐसा हैरेसमेंट हुआ है या उस पॉक्सो का सब्जेक्ट है तो उसके साथ में पुलिस ऑफिशियल को इस तरह से बिहेव करना है जैसे कोई फ्रेंड उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इट इज समवन जो उनकी हेल्प करना चाहता है इसलिए आए। तो फॉर एग्जाम्पल की जब आप उनसे इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में जो ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, दे आर सपोज्ड टू बी इन सिविलियन ड्रेसेस, बिकॉज अदरवाइज शायद वो पुलिस ड्रेस देख के शायद वहां पे थोड़ा नर्वस हो जाए और प्रॉपरली उस चीज को आंसर ना कर पाए। तो हमें एक बहुत चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट मेक्स रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस मैंडेटरी अंडर सेक्शन 19। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि एनी पर्सन हु इज अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑफेंस बीन कमिटेड अंडर पॉक्सो, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंडेटरी है कि यहां पे वो करे। तो लेट्स से अगर आपके फैमिली के अंदर में यू नो समवन कि यहां पे इसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में इवन अगेंस्ट योर फैमिली मेंबर ये आपकी मैंडेटरी ड्यूटी है कि आप उसको रिपोर्ट करें। तो ये कोई ड्यूटी सिर्फ आपके पुलिस ऑफिशियल्स पे, गवर्नमेंट के ऊपर पे नहीं है, ये एक हर एक सिटीजन की ड्यूटी है अंडर द लॉ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। लीगल रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनता है, आपको और अच्छे से समझना है तो सेक्शन 19 को आप एक बार रीड कर सकते हैं उसके लिए। ओके, एंड फाइनली यहां पे ये स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट करता है फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। तो यहां पे जुवेनाइल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा जो यहां पे अगर
एक पर्टिकुलर चाइल्ड अगेंस्ट लॉ है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में एक्ट करने के लिए पॉक्सो के अंदर में आपके केसेस फाइल किए जाते हैं, तो उसको इन स्पेशल कोर्ट्स के अंदर में ट्राई किया जाएगा। तो पॉक्सो का केस अगर एक नॉर्मल कोर्ट में भी जाता है तो स्पीडी ट्रायल के लिए, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर के लिए यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट किया जाता है। ओके, तो ये कुछ की प्रोविजन है आपके पॉक्सो एक्ट के। इसके अलावा एक और 2-3 मैं केसेस आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अगेन केस लॉस पता करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके अंदर में जो पर्टिकुलर आपका प्रिंसिपल ले डाउन किया गया दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक बहुत फेमस केस है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में क्वेश्चन ये था कि अगर कोई पर्टिकुलर चाइल्ड मैरिज हुई है एंड लेट्स से द वाइफ इज ऑफ 16 ईयर, वाइफ इज द एज ऑफ 16 ईयर्स, और लेट्स से जो हस्बैंड है यहाँ पे द हस्बैंड इज ऑफ लेट्स से 21 ईयर्स एंड यहां पे ये फोर्सफुली इसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो क्या ये पर्टिकुलर रेप की डेफिनेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा? और ये पर्टिकुलर इशू कहां से होता है? लेट्स से इसको 15 कर देते हैं। अगर वो 15 इयर्स 15 तो नहीं, चलिए 15 से थोड़ा हो जाएगा, लेट्स से 16 ही करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई यहाँ पे अगर हस्बैंड आपका यहाँ पे जबरदस्ती वाइफ के साथ में अगर कंसेंशुअल नॉन कंसेंशुअल उसे सेक्सुअल एक्ट करता है, तो क्या इसमें जो हस्बैंड है इट वुड बी गिल्टी ऑफ रेप और नॉट? बिकॉज जो हमारा सेक्शन 376 था आईपीसी का जिसमें रेप की डेफिनेशन दी हुई थी, उसके अंदर में एक एक्सेप्शन था मैरिटल रेप का। और मैरिटल रेप का डेफिनेशन जो था वो ये कहता था कि अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, अ नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वाइफ इज नॉट कंसिडर्ड रेप अनलेस द वाइफ इज बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। Unless the wife is below the age of 16 years। तो अगर आपकी वाइफ 16 से ऊपर की है बट अदरवाइज वो बिलो 18 है, मतलब चाइल्ड की डेफिनेशन में फॉल कर रही है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में अगर नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन होता है वाइफ के साथ में, तो वो रेप की डेफिनेशन में नहीं होगा। तो यहां पे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहां पे इस पर्टिकुलर केस में हैंडल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मैच्योर डिसीजन देते हुए क्या कहा कि बिकॉज पॉक्सो के अंदर में जो माइनर है, पॉक्सो के अंदर में माइनर इज बिलो 18 इयर्स, तो अगर यहां पे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद अ माइनर वाइफ एज बिटवीन 15 to 18 इयर्स ऑल्सो, तो वहां पर भी आपका पॉक्सो अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि जो मैरिटल रेप का एक्सेप्शन है वो 18 प्लस पे लगता है। अगेन ये अलग डिबेट है कि भाई यहाँ पे मैरिटल जो रेप होता है उसका एक्सेप्शन होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए इस टाइम के इंडिया के अंदर में। बट करंटली सिचुएशन क्या है कि अगर इस लॉ ने क्या, इस केस ने क्या डिसाइड कर दिया कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और वाइफ बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स है और वहां पे आप उससे फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में वो पर्टिकुलर जो इंटरकोर्स है वो मैरिटल रेप की डेफिनेशन में फॉल करेगा। मतलब दैट हस्बैंड कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ रेप। ओके, तो यहां पे इंडिपेंडेंट थॉट ने करा, एंड लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस आपकी जो पार्लियामेंट है उसने जब भारतीय न्याय संहिता बनाया, तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जो पर्टिकुलर ये मैरिटल रेप का एक्सेप्शन है इसका जो एज लिमिट है वो अब 18 कर दिया है। तो यानी कि इफ अ वाइफ इज ऑफ द एज ऑफ 17 इयर्स देन उस पर्टिकुलर केस के अंदर में क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर आप अगर हस्बैंड यहां पे फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो पर्टिकुलर इंटरकोर्स आपके रेप की डेफिनेशन में फॉल कर सकता है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, लैंडमार्क केस है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और केस है 2015 का, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अनूप सिंह। तो यहां पे लाइक आई टोल्ड यू कि भाई पॉक्सो के अंदर में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपका पॉक्सो में होता है। तो यहां पे लेट्स से एक पर्टिकुलर जो लेट्स से गर्ल है वो 17 ईयर ओल्ड की है और जो पर्टिकुलर बॉय है लेट्स से वो 19 ईयर का है, और लेट्स से कि दोनों का इसके अंदर में कंसेंट है, इवन 17 ईयर ओल्ड ने भी सेक्सुअल रिलेशन के लिए कंसेंट करा है। तो कोर्ट ने यहां पे क्लियर करा कि पॉक्सो जो है, पॉक्सो के अंदर में जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है उसको में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यानी कि जो पर्टिकुलर माइनर है उसकी कंसेंट इररेलेवेंट है। क्योंकि यहां पे क्या हो गया, जो कंसेंट है वो इररेलेवेंट है क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल लगता है, बिकॉज अगर कोई लेस देन 18 है तो उसकी कंसेंट हम यहां पे कंसीडर करते ही नहीं है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट इसके अलावा एक और पर्टिकुलर जजमेंट है विजय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट का। इसमें इसने क्या बोला कि हमें पॉक्सो के प्रोविजंस को फिर से देखना चाहिए और यहां पे हमें प्रोटेक्शन और परसिक्यूशन के बारे में
प्रोटेक्शन और परसिक्यूशन के बारे में सोचना चाहिए जब कंसेंसुअल एडोलसेंट यहाँ पे रिलेशंस हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि यस, यहाँ पे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोटेक्शन इस पर्टिकुलर लॉ का ऑब्जेक्टिव है। बट अगर यहाँ पे कंसेंसुअल एडोलसेंट रिलेशनशिप है और उस पर्टिकुलर केस में भी अननेसेसरी हम दोनों के अगेंस्ट में केस फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे कोर्ट को थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या यहाँ पे हमें पॉक्सो अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपको किस तरह से लीगल प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो अभी तक कोई भी जजमेंट ऐसा नहीं कहता है कि अगर यहाँ पे एडोलसेंट रिलेशंस हैं, दो एडोलसेंट्स के रिलेशन चल रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो पार्टीज है उनके अगेंस्ट में पॉक्सो नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं है। यानी कि अभी भी हम पॉक्सो को अगर अप्लाई करते हैं तो हमें जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है 18 वाली, इसी को ही स्ट्रिक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा हूं मैं, द पॉइंट ऑफ व्यू इज कि भाई अगर बिलो 18 है कोई भी एक पार्टी, तो पॉक्सो स्ट्रिक्टली यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, अनलेस आपके पास जो पैसेज आ रहा है उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट का या कोई जजमेंट ऐसा दिया हुआ है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 16 से 18 के अंदर में कोर्ट यहां पे बेसिकली जज करेगा, या फिर उसमें पर्टिकुलर कोई साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग होगा। तो जो भी आपका पैसेज बताता है, बट अदरवाइज हम पॉक्सो को पूरा स्ट्रिक्टली ही इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ये था रिगार्डिंग पॉक्सो। नेक्स्ट पे आते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक और आर्टिकल आया है आपका हिंदू के अंदर में, हाउ ब्रिक्स इज चैलेंजिंग स्विफ्ट। ओके, तो लास्ट ईयर भी ये पर्टिकुलर न्यूज में आया था, बिकॉज लास्ट ईयर जब सबमिट हुई थी तब एक ब्रिक्स पे करके लॉन्च किया गया था, और उस वजह से क्वेश्चन हो गया था कि क्या यहाँ पे ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहता है ऑफ यूएस डॉलर डोमिनेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यूएस का जो डॉलर डोमिनेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी को रन करने का तरीका है, क्या उसका एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे ब्रिक्स कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, ये आपका जो एक्सप्लेन सेक्शन है हिंदू का, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, उसके अंदर में ये पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, जिसके अंदर में ये एक्सप्लेन करा हुआ है कि ब्रिक्स कैसे स्विफ्ट को चैलेंज कर रहा है। ओके, तो हम श्योर ब्रिक्स तो आपको पता ही होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अब इसमें और भी कंट्रीज ऐड हो चुकी हैं। तो यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो ब्रिक्स हैं इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, करंटली टोटल मेंबर्स कितने हैं। ओके, और मुझे आप ये बता दीजिए ब्रिक्स का फॉर्मेशन ईयर क्या है, ब्रिक का फॉर्मेशन ईयर क्या है, ब्रिक का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये एक स्टार क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। ब्रिक का हेडक्वार्टर कहां पे या सेक्रेटेरिएट कहां पे, आप मुझे बताइए। ब्रिक्स 2025 समिट, ब्रिक्स 2025 समिट कहां पे हुई थी या कहां पे होने वाली है। तो ब्रिक्स 2025 समिट के बारे में आप मुझे आपके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिकॉज 24 की समिट तो कजान में हुई थी, तो ये तो हम अभी पढ़ने ही वाले हैं जब हम इस चीज को करेंगे डिस्कस। ओके, तो ब्रिक्स 2025 समिट, ब्रिक्स का पर्टिकुलर टोटल मेंबर्स, फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर, जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, आप मुझे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पे। तो जो ये ब्रिक्स का ग्रुपिंग है, बिकॉज इसके अंदर में मेजर पावर्स हैं लाइक रशिया और चाइना, और जो कहीं ना कहीं यूएस के सबसे बड़े आपके एनिमी तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, यहाँ पे सबसे बड़े कंपिटिटर्स हैं यहाँ पे आपके वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में, वर्ल्ड पॉलिटी के अंदर में, जहां पे हर कोई अपने आप को एक डोमिनेंट पावर की तरह स्टैब्लिश करना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रिक्स है उसने स्विफ्ट को चैलेंज करने के लिए एक और नया पर्टिकुलर मैकेनिज्म क्रिएट करा है ब्रिक्स पे। ओके, तो यहां पे ये मैकेनिज्म क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें उसके लिए समझना पड़ेगा कि स्विफ्ट क्या होता है। ओके, तो स्विफ्ट जो है बेसिकली एक सोसाइटी का नाम है, उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है स्विफ्ट का सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यहां पे कीवर्ड हो रहा है आपके लिए टेलीकम्युनिकेशन, फुल फॉर्म भी अच्छे से याद होना चाहिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब देखिए, मैंने कहा कि जो स्विफ्ट होता है ये एक पे मैकेनिज्म है, बट क्या एक्चुअल में इससे कोई पेमेंट करा जाता है कि जैसे हम यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते हैं, क्या स्विफ्ट उसके लिए पर्पस के लिए? तो मेरा आंसर होगा नहीं। जैसे कि इसके पर्टिकुलर फुल फॉर्म में दिख रहा है कि ये कुछ टेलीकम्युनिकेशन से रिलेट करता है, तो इसके अंदर में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर डिफरेंट बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वो एक दूसरे के साथ में सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू स्विफ्ट।
तो बेसिकली स्विफ्ट क्या है, ये कोई पेमेंट मैकेनिज्म नहीं है, इट्स अ वे टू कम्युनिकेट बिटवीन इंटरनेशनल बैंक्स। एक एग्जांपल से देता हूं, मैं आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी आपकी कंपनी है और लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्री का जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो इंडिया में पीएनबी के अंदर में है। एंड नाउ रिलायंस इंडस्ट्री ने लेट्स से कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है और एग्जांपल के लिए यूरोप की किसी कंट्री से लेट्स से फ्रांस के साथ में, फ्रांस की किसी कंपनी के साथ में यहां पे कोई पर्टिकुलर इंपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। लेट्स से कि उसको स्टील बनाना है और स्टील बनाने के लिए उसको लेट्स से एक्स प्रोडक्ट चाहिए, फ्रांस की कंपनी बनाती है। अब फ्रांस की कंपनी को पेमेंट करने के लिए मुझे फ्रांस में पेमेंट करना पड़ेगा, मेरा पैसा पीएनबी के अंदर में है, तो यहां पे लेट्स से फ्रांस के अंदर में पीएनबी की कोई ब्रांच नहीं है। लेट्स से फ्रांस में पीएनबी की कोई ब्रांच नहीं है, तो फ्रांस की कंपनी को अगर मुझे पेमेंट करना है फ्रांस के अंदर में, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो यहां पे होता ही है कि जितने भी आपके लार्ज बैंक्स होते हैं जो लेट्स से मल्टीपल कंट्रीज के अंदर में अपना प्रेजेंस रखते हैं, सो रेदर देन ओपनिंग अ अकाउंट इन फ्रांस आल्सो, पीएनबी क्या करेगा, किसी भी फ्रेंच बैंक के साथ में वो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल कि फ्रांस का एक लेट्स से बीएनपी पारिबास करके बैंक है, उसके साथ में क्या करा, पीएनबी ने यहां पे एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। एग्रीमेंट साइन कर लिया, द एग्रीमेंट बीइंग कि अगर यहां पे मेरे किसी कस्टमर को आपके फ्रांस में पेमेंट करना होगा आपके बैंक में, तो आपके बैंक से आप पेमेंट कर देना उस पार्टी को, और यहां पे जो पर्टिकुलर आपको पेमेंट करना होगा वो मैं ये पर्टिकुलर पेमेंट कर दूंगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर यहां पे ये पर्टिकुलर मुझे कम्युनिकेशंस करनी है तो इसको सिक्योर वे में करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगा, या तो मेरा कोई एक ऐसा सिस्टम या ऐसा सॉफ्टवेयर मैं डेवलप करूं जिसके थ्रू मैं पीएनबी और बीएनपी पारिबास जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, तभी वो एक इनक्रिप्टेड सिक्योर सिस्टम हो पाएगा। ठीक है, दूसरा ये, या फिर मैं यहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन को यहां पे रखूं फ्रांस के अंदर में, या फिर पीएनबी का कोई पर्सन वहां फ्रांस जाए और वहां जाके वो डॉक्यूमेंटेशन या पूरा कंप्लीट करे। तो ये क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब सोचिए, यहां तो सिर्फ 2 बैंकों की बात है और ऐसा पर्टिकुलर पीएनबी चाहेगा कि मैं वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी जहां पर भी मेरे इंडियंस, मेरे कस्टमर्स जाते हैं, उन सबके साथ में हो सके। तो यहां पे अगर ये पर्टिकुलर बर्डन पीएनबी को शेयर करना पड़े तो यहां पे सोचिए उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा। और दूसरा ये है कि हो सकता है बीएनबी पारिबास जो है वो पीएनबी के साथ में एग्री हो जाएगी, ठीक है, आई बिलीव इन पीएनबी, तो आई नो इट्स अ बिग बैंक, इट्स अ गुड बैंक, तो यहां पे कोई पर्टिकुलर गड़बड़ होने के चांसेस कम है। बट हो सकता है बैंक कंट्री 2 या कंट्री 3 के अंदर में जो बैंक्स हैं वो एग्री ना हो। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के बैंक्स ने क्या स्टार्ट किया, स्विफ्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। तो इस स्विफ्ट कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, आपको एक सिक्योर कम्युनिकेशन सेटअप हो जाता है। तो यहां पे अगर मुझे इस टाइप से कोई पेमेंट का परमिशन अलाउ करवाना है, कुछ पेमेंट कराना है फॉरेन कंट्री में, तो पीएनबी जो है ये स्विफ्ट के पर्टिकुलर मैसेज के थ्रू बीएनपी पारिबास के सर्वर के ऊपर पे अपना परमिशन अलाउ कर देगा। तो यहां पे लेट्स से बीएनपी पारिबास से किसी को पैसा निकालना है जो पीएनबी से कनेक्टेड है, तो यहां से बीएनपी पारिबास स्विफ्ट के सिस्टम से पीएनबी को रिक्वेस्ट भेजेगा, पीएनबी वहां पे एक्सेप्ट कर लेगा और फिर ऑटोमेटिकली नहीं, वापस से उसको रिवर्ट बैक कर देगा। और बिकॉज ये स्विफ्ट के पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में हो रहा है, तो दोनों को ये पर्टिकुलर श्योरिटी है कि यहां पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसके अंदर में कोई भी टेम्परिंग नहीं हो रही है, इसके अंदर में कोई भी गलत चीज नहीं हो रही है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत सिक्योर वे में हो पाते हैं। अब यहां पे इशू क्या है कि क्योंकि अभी करंटली सिर्फ एक स्विफ्ट ही ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो ग्लोबल बैंक्स हैं, आपके जो पर्टिकुलर बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। तो अगर लेट्स से यूएस ने कल एग्री करा या वेस्टर्न कंट्रीज ने एग्री करा कि जो ये स्विफ्ट का मैकेनिज्म है ये रशिया के लिए अब आउट ऑफ बाउंड है, रशिया इसको यूज नहीं कर सकता, तो अब आप ये सोचिए कि रशियन कंपनीज को कितनी प्रॉब्लम होगी किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन बैंक के साथ में ट्रांजैक्ट करने के लिए। अब बिकॉज स्विफ्ट ही एक कम्युनिकेशन मोड था जो लेट्स से रशिया और इंडिया के बैंक्स के बीच में भी यूज होता था स्विफ्ट के थ्रू ही। अब बिकॉज स्विफ्ट आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लेट्स से कि सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर पे, बट उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, स्टिल इंडिया उसके साथ में ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएगा, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा, बिकॉज अब उसका जो मैकेनिज्म है सिक्योर कम्युनिकेशन का वो आपका आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। इसलिए ब्रिक्स कंट्री ने 2024 कजान में, जो रशिया के अंदर में ही होस्ट करी गई थी, उसके अंदर में एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया। द न्यू मैकेनिज्म इज योर ब्रिक्स पे।
ओके तो नया एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है उसको यहाँ पे ब्रिक्स पे को क्रिएट करने की बात थी। अब इसको बेसिकली हम पॉसिबली इस साल या अगले साल तक इसको इनिशिएट कर देंगे। इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक स्विफ्ट ही ऐसा टेलीकम्युनिकेशन का मैकेनिज्म नहीं बनेगा, ब्रिक्स पे एक और ऐसा मैकेनिज्म हो जाएगा जिसके थ्रू भी कंट्रीज जो हैं वो सिक्योरली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो देखिए इसमें कितने सारे बैंक्स हैं, 11,000 बैंक्स हैं ऑफ मोर देन 200 कंट्री जो स्विफ्ट के पर्टिकुलर सिस्टम को यूज करती हैं। ओके तो ये पर्टिकुलर मेन रीजन है कि ब्रिक्स पे या वाई या हाउ ब्रिक्स इज चैलेंजिंग स्विफ्ट। तो इस तरीके से हम ब्रिक्स पे बना रहे हैं खुद का, जिसके थ्रू कर रहे हैं। तो यहां पे स्विफ्ट के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन और क्या है। स्विफ्ट इज कंट्रोल्ड बाय G10 सेंट्रल बैंक्स, जो ग्लोबल 10 कंट्रीज हैं आपकी, सबसे ज्यादा जो ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज हैं सबसे डेवलप कंट्रीज का, उनके पर्टिकुलर बैंक्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर यूएस फेडरल बैंक हो जाएगा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो जाएगा, एंड बाकी के भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसके थ्रू ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो बिकॉज स्विफ्ट को पहले भी इस तरीके से रशिया के अगेंस्ट में, ईरान के अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में यूज किया गया है, तो इस वजह से इट बिकेम रेलिवेंट, इट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिक्स कंट्रीज कि ये इसका एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव क्रिएट करे। यहां पे अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो यू कैन रीड हियर कि इट्स नॉट अ पेमेंट सिस्टम, ये कोई एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, बट ये स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सो दैट जो पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिक्योरली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा दिए जाएं। ओके और यहां पे अब हमारा ऑल्टरनेटिव क्या क्रिएट हो रहा है, इट इज ब्रिक्स पे द इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव। ओके तो ये है रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर ब्रिक्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो द न्यूज इज कि सुप्रीम कोर्ट ने, लाइक आई सेड कि 2-3 आपके लीगल न्यूज है। तो सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू सरोगेसी बैन ऑन कपल्स विद वन चाइल्ड। अब देखिए सरोगेसी लॉ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें एक और पर्टिकुलर केस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अभी आपका अप्लाई किया गया है, विच इज की द पेटिशनर्स आर आर्गुइंग कि भाई सरोगेसी लॉ के अंदर में अगर आपका एक बच्चा हो चुका है और अब आप सेकेंड बच्चा करना चाहते हो, तो अगर आपके पास में पहले से एक बच्चा है तो आप सेकंड बच्चा सरोगेसी के थ्रू नहीं कर सकते हो। तो लेट्स से हो सकता है पहला बच्चा आपका नेचुरल बॉर्न हो सकता है आपने बच्चे को अडॉप्ट किया पहले बच्चे को, या फिर लेट्स से पहला बच्चा सरोगेसी से हुआ है। तो तीनों ही सिचुएशन में आप सेकंड बच्चे के लिए सरोगेसी यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो सरोगेसी का लॉ है इंडिया के अंदर में वो इसको अलाउ नहीं करता है। तो इस चीज को कोर्ट में चैलेंज करा गया है, जहां पे पेटिशनर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर में कोई वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है, और जब आप इस तरह का कोई कंडीशन लगाते हो तो कहीं ना कहीं जो राइट टू रिप्रोडक्शन है विमेन का, उसको आप यहां पे बेसिकली हैम्पर कर रहे हो, या राइट टू हैव अ चाइल्ड को यहां पे आप कर रहे हो। बिकॉज सेकेंड बच्चे में अगर कोई पर्सन इनफर्टाइल एंड दे वांट टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड, तो अब कहीं ना कहीं उनका जो ये फ्रीडम है, उनका जो ये राइट टू लाइफ है, इसको ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे सरोगेसी का जो पर्टिकुलर प्रोविजन है उनको चैलेंज किया गया। ओके तो ये तो इसका कंटेक्स्ट। तो एक बार का हम जो सरोगेसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया के अंदर में सरोगेसी रेगुलेट होती है अंडर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021, और यहाँ पे ये क्या कहता है कि भाई सिर्फ जो आपके मैरिड कपल हैं इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, और जिनका पहले से कोई पर्टिकुलर बेबी नहीं है या चाइल्ड नहीं है, सिर्फ वही पर्टिकुलर इसको कर सकते हैं। ओके तो इसी चीज को चैलेंज किया गया है। तो सरोगेसी केम इनटू फैक्ट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ सरोगेसी। तो कमर्शियल सरोगेसी इंडिया के अंदर में बैंड है और अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी ही अलाउड है, यानी ओनली फॉर द बेनिफिट और वन और द अदर। ठीक है, अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में किस ग्रुप ऑफ वुमेन को आपके यहां पे सरोगेसी अलाउड है। ओके किस पर्टिकुलर कपल्स को अलाउड है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक नहीं तीनों होनी चाहिए। पहला है भाई सिर्फ इंडियन मैरिड कपल्स, और देखिए इंडियन लिखा हुआ है यहां पे, तो मैरिड कपल इंडियन होना चाहिए हु आर इनफर्टाइल। तो उनको बेसिकली आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेडिकल सर्टिफिकेट के थ्रू शो करना पड़ेगा कि जो हस्बैंड या वाइफ, दोनों नहीं, दोनों में से एक भी कोई इनफर्टाइल है, तो इस वजह से दे आर ऑप्टिंग फॉर सरोगेसी। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंदर में एक एज लिमिट भी है, विच इज अगर विमेन है तो उसकी एज 23 से 50 होनी चाहिए, और मेन है तो उसकी एज 26 से 55 होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिनको ये पता है कि भाई जो सरोगेट मदर है, जो सरोगेसी के लिए अपना वूम प्रोवाइड करेगी, उसके लिए क्या एज लिमिट है? Between what ages a particular woman can become a surrogate mother, okay? But otherwise intending couple की जो particular age limit है वो ये है। इसके ही कंटेक्स्ट में हमने एक और अभी रिसेंटली जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन करा था कि अगर किसी ने अपने एम्ब्रायोस 21 इस एक्ट के आने से पहले फ्रीज करा लिए थे एंड अब वो इस पर्टिकुलर एज लिमिट में फॉल नहीं कर रहे हैं, तो
उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक कपल्स को ये पर्टिकुलर जो लिमिट है वो फॉलो नहीं करनी है। तो इफ यू वर समवन जिन्होंने अपने एम्ब्रायोज या ये पर्टिकुलर सरोगेसी के पर्पस के लिए अपने एग फ्रीज करा लिए थे एंड अब आप इस एज को क्रॉस कर चुके हो, तो यू कैन स्टिल गेट बेनिफिट ऑफ सरोगेसी, तो आप सरोगेसी कर सकते। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड रिक्वायरमेंट है कि उनका कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, और वो मैटर नहीं करता है कि वो बायोलॉजिकल है, अडॉप्टेड है या सरोगेसी के थ्रू बॉर्न हुआ है। तो अगर आपके पहले से कोई चाइल्ड है तो नहीं अलाउ होगा। इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज कि जो एग्जिस्टिंग चाइल्ड है वो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड है और सफर्स फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग और इनक्योरेबल डिसऑर्डर, देन इट कैन बी स्टिल बी परमिटेड। तो सरोगेसी के लिए बहुत क्लियर लॉ लेड डाउन है। और यहां पे क्या आर्ग्यू करा जा रहा है कि भाई कि अगर इस टाइप की सिचुएशन हो जहां पे आप सेकंड चाइल्ड करना चाहते हो, तो पेटिशनर इज स्टेटिंग कि भाई सेकंड चाइल्ड को भी करना मेरा फंडामेंटल राइट है। तो उसमें गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स हैं इनके। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई देखिए जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द बैन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज ये पर्टिकुलर जो लॉ बनाया है इसके अंदर में वी डू नॉट वांट कि यहाँ पे अननेसेसरी का एक्सप्लॉयटेशन हो, अननेसेसरी का एक्सप्लॉयटेशन हो, एंड यहां पे ये एक लास्ट रिजॉर्ट है। सो फॉर एग्जांपल कि अगर आपका ART फेल हो जाता है या फिर आप अडॉप्शन के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, आप अडॉप्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जब कोई आपके पास में पर्टिकुलर आंसर ही नहीं है एक पर्टिकुलर चाइल्ड का, तो उस पर्टिकुलर केस में ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है आप लोगों के लिए। तो एक चीज जो कोर्ट ने क्लियर करी कि सरोगेसी जो ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स अ स्टैट्यूटरी राइट, और इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो पार्लियामेंट ने लॉ में पावर दिया है, स्टैट्यूटरी राइट दिया है, बट इट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। तो ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि इसके ऊपर पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते। और दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई राइट नहीं देता है आपको ऑन अनदर पर्सन बॉडी। तो यहां पे अगर आपका पहले से एक चाइल्ड है एंड नाउ यू आर इनफर्टाइल, तो इट डज नॉट मीन कि आप सेकंड पर्सन की बॉडी को यहां पे यूज कर सको या उसके ऊपर पे आपको कोई राइट मिल रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि सरोगेसी के अंदर में एक सेकंड पर्सन का बॉडी इन्वॉल्व होता है, थर्ड पर्सन का बॉडी इन्वॉल्व होता है, सो इसलिए भी ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं हो सकता है। और यहां पे बहुत क्लियरली ये चीज कोर्ट गवर्नमेंट यहां पे पुट अप कर रही है कि सरोगेसी जो है ये सिर्फ तब कंसीडर करना चाहिए, पर्पस क्या लॉ बनाने का या इस तरह से स्ट्रिक्टनेस लगाने का, कि वी वांट कि पहले बाकी के जो मैकेनिज्म है उनको आप यूटिलाइज कर लीजिए, और अगर वो नहीं आपके फुलफिल होते हैं तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आप सरोगेसी को यूज कर सकते हो, अदरवाइज you should not be using it. ओके तो यहां पे गवर्नमेंट का स्टैंड है, एंड आई ऑल्सो एग्री विद द गवर्नमेंट की जो इनका स्टैंड है दैट इज टोटली करेक्ट, कि अगर यहां पे कोई पर्सन एक बेबी उसके पास में पहले से है, एक पर्टिकुलर चाइल्ड उसके पास पहले से ही है, तो अगर वो इनफर्टाइल है सेकंड चाइल्ड के लिए, तो पहले उसे ट्राई करना चाहिए ART करने का, नेचुरली कंसेप्ट करने का, और उसके बाद में नहीं होता है तो उसको अडॉप्शन को प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन इन इंडिया विच आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर हेल्पफुल होम जो उनको आगे जाके हेल्प कर सके। ओके तो ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट का स्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द TLP चैलेंज फॉर द पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो यहां पे एक पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप ही कह सकता है मैं इसको, एक पर्टिकुलर वैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जिसका नाम है TLP, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज बहुत बार ये न्यूज में आप देखते रहोगे इसका नाम, जब भी पाकिस्तान के प्रोटेस्ट की न्यूज आएगी तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे आपको दिख रही होगी, दिस वुड बी TLP, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, लबैक पाकिस्तान। तो आपके पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, आपकी नहीं उनकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सेकंड टाइम, पिछले 5 साल में सेकंड बार इस पर्टिकुलर टेररिस्ट, इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया है, स्टेटिंग कि यहां पे ये पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा यहां पे एक चैलेंज बनता जा रहा है और रिलीजियस इंटॉलरेंस कर रहा है, एंड इट इज कॉजिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो यहां पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या रीजन दिया है कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी, रिलीजियस टॉलरेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को यहां पे सिक्योर करने के लिए इस पर्टिकुलर ग्रुप को यहां पे बैन किया जा रहा है। अब यहां पे जो ये TLP है आपका, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, ये बेसिकली किस पर्टिकुलर सेक्ट का कॉन्स्टिट्यूटेड है, तो जो आपके सुन्नी बरेलवी कम्युनिटी है, तो सुन्नी के अंदर में जो बरेलवी पर्टिकुलर स्कूल से बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ज्यादातर ये पर्टिकुलर लोग उसी ये पर्टिकुलर जो TLP है उन्हीं पर्टिकुलर सेक्ट की पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उन्हीं पर्टिकुलर सेक्ट का ये पर्टिकुलर ग्रुपिंग है। ओके तो ये TLP का ओरिजिन कहां से आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है
है कि यहाँ पे ये टीएलपी फेमस इसलिए हो पाया बिकॉज इसको उस टाइम में जब ये फॉर्म हो रहा था तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने, आर्मी के ऑफिशियल्स को सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट इट एज अ काउंटर वेट टू द नवाज शरीफ गवर्नमेंट। तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट का काउंटर वेट क्रिएट करने के लिए कि उनको ये चैलेंज कर सके, उनको ये कंट्रोल में रख सके, इसलिए उन्होंने टीएलपी को ग्रो करने में हेल्प करा और आज ये टीएलपी उन्हीं के लिए ये पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम बन चुकी है। तो 2017 में खादिम हुसैन रिजवी जो एक बरेलवी क्लैरिक है, मतलब बेसिकली एक मौलवी है, उन्होंने इस पर्टिकुलर ग्रुप को 2017 के अंदर में फॉर्म किया था जो फार राइट इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है आज के टाइम में। एंड इट बेसिकली एडवोकेट्स अगेंस्ट ब्लास्फेमी लॉ। ब्लास्फेमी लॉ होता है कि अगर आप लेट्स से मुस्लिम कंट्री के अंदर में आप इस्लाम के अगेंस्ट में कुछ भी कहते हो तो वो ब्लास्फेमस है और उसमें आपको डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। तो इट बेसिकली अपोजेस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लिबरल रिफॉर्म्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। और इसका बेसिकली इमरजेंस, इसका ग्रोथ कब हुआ था? तो एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिशियल था, एक बॉडीगार्ड था, पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तान, पंजाब का जो गवर्नर था, वहां पाकिस्तान के पंजाब में जो गवर्नर है सलमान तशीर वहां के गवर्नर थे, थोड़े से लिबरल थे। तो एक पर्टिकुलर क्रिश्चियन विमेन को वहां पे ब्लास्फेमी के अंदर में डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी। तो यहां पे सलमान तशीर ने इसको अपोज किया था, स्टेटिंग कि यहां पे ये ब्लास्फेमी लॉ उनके अगेंस्ट में नहीं लगाना चाहिए, हमें थोड़ा लिबरल होना चाहिए। तो उन्हीं का ही जो सिक्योरिटी ऑफिशियल था, उनका ही जो पर्टिकुलर बॉडीगार्ड था मुमताज कादरी, उन्होंने ही उसको असैसिनेट कर दिया। मुमताज कादरी ने ही सलमान तशीर को कर दिया। और यहां पे जो टीएलपी है, इट टीएलपी केम इन सपोर्ट ऑफ मुमताज कादरी, स्टेटिंग कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये इस्लाम को डिफाइन कर रहा है, ये एक मार्टियर है। और इस वजह से क्या हुआ कि ये जो टीएलपी है इट बिकेम अ फोर्स टू रेकन विद इन पाकिस्तान। और धीरे धीरे जब तक ये रियलाइज हुआ कि नहीं ये अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब तक बहुत देर हो गई थी। और आज के टाइम में टीएलपी जो है ये एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी है जो बहुत सारे इलेक्शंस को यहां पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। और यहां पे ये प्रॉब्लम पाकिस्तान फिर से फेस कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों में न्यूज आई है। तो साइट्स करके एक पर्टिकुलर एजेंसी है, एक पर्टिकुलर आपका कन्वेंशन है, उसका एक पर्टिकुलर कमेटी, उसके अंदर की कमेटी ने इंडिया को विजिट करा और उसने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड करा है कि यहां पे एनिमल इंपोर्ट जो है वो इंडिया को टेम्परली वहां पे बैन कर देने चाहिए, सस्पेंड कर देने चाहिए। और ये इन्होंने क्यों करा है? इन्होंने ये इसलिए करा है कि दे आर ऑफ द व्यू कि इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और जब तक वो लूप होल्स को यहां पे आपका सही नहीं किया जाता है तब तक के लिए जो इंपोर्ट है इंडेंजर्ड एनिमल्स का उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। और यहां पे इनका जो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है इंडिया को विजिट करने का वो था जो एक पर्टिकुलर आपका वाइल्ड लाइफ आपका रेस्क्यू सेंटर ओपन हुआ है वनतारा करके, जो रिलायंस फाउंडेशन के अंदर में है, उसको इन्होंने विजिट करा। एंड देयर दे फेल्ट कि जो पर्टिकुलर इंपोर्ट करा गया, जिन पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर में इंपोर्ट करा गया है उसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे। तो यहां पे रिपोर्ट ये तो कहती है कि कहीं पर भी ये चीज नहीं शो हो रही कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए किया गया है, बट एट द सेम टाइम कि जो साइट्स के पर्टिकुलर प्रोविजन है जिनके थ्रू आप यहां पे बेसिकली इंपोर्ट करते हो उन पर्टिकुलर प्रोविजंस को यहां पे मैनिपुलेट करा गया है। सो फॉर एग्जांपल कि लेट्स से अगर साइट्स के अंदर में इंडेंजर्ड एनिमल का इंपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट के ही ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं, तो ऑल्दो ये पर्टिकुलर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है फिर भी इसने क्या करा है, यहां पे वो कोड यूज करा है जो गवर्नमेंट से अगर इंपोर्ट करती है तो यूज किए जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या होता, क्योंकि एक इंडेंजर्ड एनिमल है और इसका इंपोर्ट अलाउड नहीं है टू अ प्राइवेट लेट्स से अ रेस्क्यू सेंटर आल्सो, तो यहां पे वो इंपोर्ट नहीं हो पाता। बट बिकॉज यहां पे इन्होंने जो पर्टिकुलर लूप होल्स हैं उनको यहां पे एक्सप्लॉइट करके इस तरह से इंपोर्ट करा है, तो रिकमेंडेशन साइट्स के पैनल ने क्या करा है कि यहां पे जो इंपोर्ट ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स है उसको यहां से रिमूव कर देना चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए जो साइट्स है इसका फुल फॉर्म क्या है? ओके, और इसका फुल फॉर्म, और मैं कहूंगा इसका ईयर भी बता दिया। आई थिंक ईयर भी कहीं पे नहीं मिलेगा, मैंने ईयर भी रिमूव कर दिया था। ओके, तो साइट्स का फुल फॉर्म क्या है और इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है वो मुझे बताइए। इंटरेस्टिंगली साइट्स का जो पर्टिकुलर आपका अपेंडिक्स है, वो अपेंडिक्स हमने जो नया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1970
आप बताइए मुझे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको अभी रिसेंटली हमने अमेंड करा है, उस अमेंडमेंट के अंदर में साइट्स का भी एक अपेंडिक्स हमने ऐड कर दिया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि साइट्स कितना इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। तो यहाँ पे इसने क्या बेसिकली रिकमेंडेशन दिए कि भाई साइट्स का जो पर्टिकुलर आपका साइट्स का नहीं, जो आपका वाइल्ड लाइफ का इंपोर्ट है इनटू इंडिया, उसके ऊपर पे टेम्पररी हमें एक हॉल्ट लगा देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, आपके साइट्स के पर्टिकुलर नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है। यस, ये रही वो इंफॉर्मेशन जो आपसे मैं पूछना चाहता था। ओके, एस्टैब्लिश तो यहां पे बता ही दिया है मैंने, 73-75 का है, बट और यस 76 में इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था। आप मुझे बता दीजिए साइट्स का फुल फॉर्म और जो इसका हेडक्वार्टर कहां पे, सेक्रेटेरिएट कौन एडमिनिस्टर करता है? तो यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो इसके सेक्रेटेरिएट को एडमिनिस्टर करता है, उसमें हेल्प करता है। तो आप मुझे इसका हेडक्वार्टर बताइए, साइट्स का फुल फॉर्म बताइए। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया के अंदर में अगर किसी को वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट करना होता है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है? तो इंडिया के अंदर में जो पर्टिकुलर लॉ है जिसके अंदर में वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट पॉसिबल होता है वो है प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 90। ईयर आपको बताना है, ठीक है, ईयर आपको बताना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में ये चीज पॉसिबल हो जाती है। और इसके अंदर में कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं? तो दो एजेंसीज हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हो जाएगा और दूसरा है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो डीजीएफटी और एमओईएफसीसी जो है, ये दोनों ही परमिट्स इश्यू यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट के लिए करते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन, वंतारा फैसिलिटी जो आपका रिलायंस फाउंडेशन के अंडर में होता है, ये लोकेटेड कहां पे? तो स्टेट का ही नाम नहीं, उस पर्टिकुलर जगह का नाम भी बताइएगा जहां पे आपका वनतारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट फैसिलिटी लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फाइनली इंडियन एक्सप्रेस से एक और न्यूज देख रहे हैं। तो एक आपकी रैंकिंग्स आई है, क्यूएस एशिया 2026 की रैंकिंग्स आई है, जो एशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रैंक करता है। तो यहां पे रैंकिंग्स रिलीज हो चुकी हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को पब्लिश कौन करता है? इसको क्यूएस यानी कि कुआ क्वेरेली साइमंड्स करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको पब्लिश करती है। और इस बार की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके सामने में है। तो अगेन अगर मैं आपको ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का बोलूं तो ग्लोबल में आप अगर फर्स्ट पता होगी तो दैट्स मोर देन इनफ आई वुड से। तो फर्स्ट पे द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग उसमें रैंक 1 किसकी आई है? तो रैंक 1 आई है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की। उसके बाद हम देखते हैं तो हमें या तो चाइना की यूनिवर्सिटी दिख रही है या फिर सिंगापुर की यूनिवर्सिटी दिख रही है, चाइना की। अभी मैंने इसमें टॉप 10 नहीं दिखाई है, वरना टॉप 10 में से जो 7 है 6 करीब है वो सारी की सारी चाइना के अंदर में ही है। ओके, बट फर्स्ट रैंक किसकी? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। बट एट द सेम टाइम यू आर सपोज टू नो कि भाई इस रैंकिंग्स के अंदर में इंडिया की यूनिवर्सिटीज कहां स्टैंड कर रही हैं। तो अगर टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज देखी जाए तो सबसे फर्स्ट रैंक आती है रैंक 59 में। तो ग्लोबली हम 59 है, एशिया की क्यूएस रैंकिंग में हम 59th रैंक है, बट इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है आईआईटी दिल्ली। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितनी भी ये पर्टिकुलर सारी रैंकिंग्स आप देख रहे हो, सबके अंदर में देयर इज अ रिडक्शन इन रैंक, यानी रेदर देन इंप्रूविंग आवर रैंक, हमारी क्यूएस एशिया के अंदर में रैंकिंग्स डाउन गई है। और उसका एक रीजन ये है कि रिलेटिविटी में भी यहां पे फर्क पड़ रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने जो इनसे नीचे थी उन्होंने बेटर परफॉर्म करा है कुछ मैट्रिक्स पे, जिसकी वजह से आपका ये पर्टिकुलर रैंकिंग चेंज हुआ है। और एक जो है उसमें हमारा कंट्रोल कम है, विच इज कि हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर में फॉरेन स्टूडेंट्स कितने एंट्री ले रहे हैं। तो आईआईटी दिल्ली में इन सब में फॉरेन स्टूडेंट्स का कितना यहाँ पे इनटेक है वो बहुत यहाँ पे मैटर करता है। तो बिकॉज यहाँ पे यूजुअली सारे एग्जाम्स के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है और बहुत कम फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए सीट्स होती हैं, इस वजह से भी हमारी रैंकिंग्स इतनी अच्छी नहीं है। एट द सेम टाइम इन सब यूनिवर्सिटीज में अ लॉट परसेंट आर बेसिकली फॉरेन स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूशन कौन सी हैं? आईआईटी दिल्ली आता है जो रैंक 59 है ग्लोबली और इंडिया का रैंक 1 हो जाएगा। देन आईआईसी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी। तो इसी के बाद में भी जो बाकी की 9 जो भी नेक्स्ट 5 है वो सारी की सारी आईआईटीज ही थी। ओके, इसके बाद में रीजनल ट्रेंड देखते हैं तो चाइना इज द एशियन लीडर व्हेन इट्स कम टू नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। 395 इंस्टीट्यूशन इसकी पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर में आती हैं। उसके बाद इंडिया की आती हैं 294 इंस्टीट्यूशन, जिसमें से 137 इस बार नई ऐड हुई हैं। तो क्यूएस एशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज 395 इंस्टीट्यूशंस इसकी पर्टिकुलर आपकी चाइना की हैं और सेकंड नंबर पे इंडिया की है। ओके, तो ये था रिगार्डिंग क्यूएस इंडिया रैंकिंग्स।
ओके, तो अगेन आई टोल्ड यू कि हम उन्हीं न्यूज को कवर कर रहे हैं जो हमारे इस बार के क्लैट और ईलेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आज हमने कवर करा है, आपने कभी ना कभी इसको पूरे साल भर में पहले से पढ़ रखा होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत एडिशन करने का है। तो ये पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक हैं या तो जो आपके हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे ब्रिक्स और सिट वाली न्यूज है, वो लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट थी, इस साल भी इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो टॉपिक्स करें या फिर जो अभी क्लैट और ईलेट में आ सकते हैं। ओके, सो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।